यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है डेली करंट अफेयर्स फॉर 3 जुलाई। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इनको कंप्लीट देखिएगा एंड तक, जिससे कि आपकी जितने भी करंट अफेयर्स में जितनी भी न्यूज़ेस चल रही हैं वो सब कवर हो जाएं। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये पढ़ा है तो ही आप वो सवाल करके आ पाएंगे, वरना सवाल नहीं करके आ पाएंगे। गैस बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, तो इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गैस बताना चाहूँगा, लोअर पीसीएस मेंस के लिए आर एडवोकेट जनरल मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो चाहते हैं कि अपनी वो आर मेंस की प्रिपरेशन करें या लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करें या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आती है वो आती है GS2 से आ रही है कि मार्टिन एनल्स अवार्ड की बात की जा रही है। एक अवार्ड है, इसका नाम है मार्टिन एनल्स अवार्ड। तो ये एक ह्यूमन राइट्स का नोबेल प्राइज़ माना जाता है इसको, कि ह्यूमन राइट्स में जो नोबेल प्राइज़ मिलता है उसको कहा जाता है मार्टिन एनल्स अवार्ड। और ये इस अवार्ड की जब सेरेमनी हुई तो जो उन्होंने फादर स्टैन स्वामी थे, जिनको अर्बन नक्सल की उपाधि दी जा रही थी भारत में, उनको ऑनर किया है। तो मार्टिन एनल्स फाउंडेशन, जो कि जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है, वो एक अवार्ड देती है जिसको नोबेल प्राइज़ माना जाता है ह्यूमन राइट्स में। जो रेसिपिएंट्स हैं इस साल के, जो अवार्ड मिला है वो मिला है, एक पर्सन है दाऊदो दियालो, ये बर्किना फासो से हैं, जो अफ्रीका का देश है। फम दोआन त्रांग, ये वियतनाम से हैं। और अब्दुल हादी, ये बहरीन से हैं। इन अ स्पेशल मूव, मार्टिन एनहाल्स फाउंडेशन डिसाइडेड टू पोस्ट ह्यूमसली पे होमेज टू फादर स्टैन स्वामी। तो एक स्पेशल मूव में जो मार्टिन एनहाल्स फाउंडेशन थी, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पोस्ट ह्यूमसली यानी कि मरणोपरांत जो वो एक होमेज पे करेंगे फादर स्टैन स्वामी को, जो कि अपना आप एक जिस्यूट प्रीस्ट थे और ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट थे झारखंड से, हु हैड बीन अरेस्टेड इन द भीमा कोरेगांव केस। तो भीमा कोरेगांव जो केस हुआ था 2018 में, उसमें उनको अरेस्ट किया गया था और जुलाई 2021 में वो पास अवे हो गए एट द एज ऑफ 84। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और एक नया एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है जिसको तामागोची जनरेशन कहा जा रहा है। तो ये तामागोची जनरेशन क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये डिजिटल चिल्ड्रन है फ्यूचर के, यानी कि जिस तरह से आज के टाइम के जो प्रस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं वो अपने आगे बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो अब ये माना जा रहा है कि ये डिजिटल चिल्ड्रन होंगे, यानी कि फ्यूचर में लोग ओरिजिनल बच्चे जो होते हैं उनको ना पैदा करके डिजिटल बच्चों से ही खुश हो जाएंगे। तो अ न्यू बुक हैज़ प्रेडिक्टेड दैट बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस सेंचुरी, तो यानी कि 2075 तक की बात की जा रही है कि 2075 के आसपास पेरेंट्स विल हैव द चॉइस ऑफ हैविंग डिजिटल ऑफस्प्रिंग। तो यानी पेरेंट्स के बाद ये चॉइस होगी कि वो डिजिटल ऑफस्प्रिंग भी रखें, यानी कि सिर्फ डिजिटली वो बच्चा होगा। विच मीन्स दैट इफ़ यू आर इन योर टीन्स नाउ, यू मे लुक फॉरवर्ड टू प्ले विद अ ग्रैंड चाइल्ड हु विल एग्जिस्ट ओनली इन द इमर्सिव डिजिटल वर्ल्ड। यानी कि उनका कहना ये है कि अगर आप अभी टीन्स में हैं, यानी कि 10-15 साल के हैं अगर, तो 2070 तक हम मान सकते हैं कि आप 50-60 साल के हो जाएंगे, 60 ईयर्स के हो जाएंगे। तो यानी कि उस टाइम पे जो आपके ग्रैंड चाइल्ड की जो उम्र होगी, उस टाइम पे आपके जो पोते होंगे, वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करे, यानी कि वो ओरिजिनल में हो ही ना। तो ये कहा जा रहा है। तो इस तरह से कुछ ये गेम के रूप में बनाया गया है। ये गेम है जिसको कहा जा रहा है, क्या बड़ा अजीब सा नाम है इसका, तामागोची इसका नाम है। तो ये तामागोची है, ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी स्क्रीन है वीडियो गेम की तरह, और ये कुछ बटन्स हैं इसमें। तो ये तामागोची किड्स क्या होते हैं, द नेम कम्स फ्रॉम द डिजिटल पेट क्रिएटेड बाय द जापानीज टॉय मैन्युफैक्चरर। तो एक डिजिटल पेट है जो क्रिएट किया था जापानीज़ के, यानी कि जापान के एक टॉय मैन्युफैक्चरर ने, बंदई इनका नाम था, विच वॉज अ ग्लोबल रेज इन द 1990s एंड अर्ली ईयर्स ऑफ दिस सेंचुरी। तो एज ऑफ लास्ट ईयर मोर देन 80 मिलियन तामागोची टॉयज़ हैड बीन सोल्ड वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व भर में 80 मिलियन से ज़्यादा तामागोची जो टॉयज़ हैं वो बिक चुके हैं। द टॉय अपने आप में क्या है, ये एग शेप्ड वीडियो गेम है। या भी हमने ऊपर फिगर देखी है इसकी, एक साइज़ ऑफ अ की चेन की तरह होता है ये, जिसमें एक स्क्रीन होती है और कुछ बटन्स होते हैं। नेक्स्ट आता है, गेको फाउंड इन आंध्रा उड़ीसा टर्न्स आउट टू बी अ न्यू स्पीशीज़। देखिए गेको जो है अपने आप में एक एनिमल स्पीशीज़ है जो कि फॉरेस्ट में मिली है आंध्रा और उड़ीसा के, और कहा जा रहा है कि अपने आप में एक नई स्पीशी है जो भारत में से अभी पाई गई है। एक गेको जो विशाखापट्टनम में फाउंड हुई थी 2017 में, देन थॉट टू बिलोंग टू अ नोन स्पीशीज। उस टाइम पे ये सोचा गया था कि ये जो है किसी जो हमको प्रजाति या पत्तियाँ हैं उनमें से ही किसी से बिलोंग करती है, लेकिन अब जब उस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि नहीं, वो एक नई ही स्पीशी है। उस स्पीशी को कहा जा रहा है यूबलफेरिस पिक्टस, और इसको पेंटेड लेपर्ड गेको भी कहा जाता है। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है इन्वायरमेंट इकोलॉजी से। इसके ऊपर सवाल बनना बहुत ज़्यादा लाजमी है कि सवाल आगे पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड स्प्रेड ओवर 20,000 फुटबॉल फील्ड्स। तो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट प्लांट है दुनिया का वो पाया गया है, और कहा जा रहा है ये कि 20,000 फुटबॉल फील्ड से भी बड़ा पौधा है ये। तो ये कौन सा पौधा है, कैसा दिखता है, इसको देखते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक सी ग्रास है जो कि 180 किलोमीटर की लेंथ की है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मिला है ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट में, यानी कि इंडियन ओशन रीजन में मिला है ये। तो जो कि सी ग्रास है 180 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। द रिबन वीड या पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन शार्क बे। तो शार्क बे जो एरिया है, रिबन वीड या पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस जो है वो वहाँ पे डिस्कवर की गई है। ये प्लांट को माना जा रहा है कि ये 4,500 साल पुराना है। इस स्टेराइल हैज़ डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन अदर सिमिलर प्लांट्स एंड हैज़ मैनेज टू सर्वाइव द वोलेटाइल एटमॉस्फेयर ऑफ द शैलो शार्क बे। तो जो शैलो है यानी कि बहुत ही उथला पानी है शार्क बे में, वहाँ पर भी ये सी ग्रास जो है अपने आप को एग्जिस्ट कर पाई है। रिबन वीड कवर्स एन एरिया ऑफ 20,000 हेक्टेयर्स। तो 20,000 हेक्टेयर का एरिया कम से कम इसने घेर रखा है। नेक्स्ट ऑन द पोडियम, अब देखा जाए तो अगर ये सबसे बड़ा है तो सेकंड लार्जेस्ट प्लांट कौन सा होगा, वो क्लोनल कॉलोनी है एक क्वेकिंग एस्पेन ट्री की, ऊटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो 43 हेक्टेयर की ज़मीन घेर कर रखता है। और जो लार्जेस्ट ट्री है भारत के अंदर वो ग्रेट बैनियन ट्री है, जो कि हावड़ा के बोटानिकल गार्डन में है, जो 1.41 हेक्टेयर का एरिया कवर करता है। इफ़ इट इज़ सो लार्ज हाउ कम इट हैज़ जस्ट बीन डिस्कवर्ड। तो क्वेश्चन अब ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई चीज़ इतनी बड़ी है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अभी डिस्कवर की गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी ही डिस्कवर की गई है, इसके बारे में पता तो बहुत पहले से था। लेकिन बात ये है कि पहले ये लगता था कि ये बहुत बहुत सारी सी ग्रासेस हैं, यानी कि एक ही पेड़ नहीं है, मान के चल सकते हैं कि ये कोई एक पेड़ नहीं है। लेकिन बाद में जब इस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये अलग अलग पेड़ ना होकर या अलग अलग ग्रासेस ना होकर एक ही ग्रास है जो इतनी लंबी फैली हुई है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द सी ग्रास वॉज नोन दैट इट इज़ वन सिंगल प्लांट वॉज नॉट। तो जो सी ग्रास का एग्जिस्टेंस था उसके बारे में तो पता था, लेकिन ये अपने आप में एक सिंगल प्लांट है ये चीज़ें नहीं पता थी। रिसर्चर्स वर इंटरेस्टेड इन वॉट दे देन थॉट वॉज अ मेडो बिकॉज दे वॉन्टेड टू स्टडी इट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो उस टाइम पे लोगों को लगता था, रिसर्चर्स को लगता था ये एक मेडो है यानी घास का मैदान है, और एंड कलेक्ट सम पार्ट्स फॉर सी ग्रास रिस्टोरेशन। और कुछ पार्ट्स उन्होंने इसका कलेक्ट भी करा सी ग्रास रिस्टोरेशन के लिए। तो एक 4500 साल पुराना प्लांट है, स्प्रेड ओवर 20,000 फुटबॉल फील्ड्स। आप फिगर से देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है ये, जो पिक कोटे से जाएगी वो इंडियन एक्सप्रेस को जाएगी। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट हैज़ रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि एक सी ग्रास है, 180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, नाम इसका पोसिडोनिया ऑस्ट्रालिस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे इंडियन ओशन में यहाँ पे जो जगह है इसको शार्क बे कहा जा रहा है, कुछ इस तरह से ये दिखती है। रिबन वीड पोसिडोनिया ऑस्ट्रालिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन शार्क बे बाय अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। रिबन वीड राइबोसोम्स कैन यूजुअली कम टू ग्रो 35 सेंटीमीटर पर ईयर। अब देखिए हमें कैसे पता चला कि इसकी एज जो है वो 4500 साल पुरानी होगी। तो हम यहाँ पे ये मान सकते हैं क्योंकि जो ये रिबन वीड राइजोम्स हैं ये हर साल 35 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। तो अगर ये हर साल 35 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं तो इनका लाइफ स्पान अगर 180 किलोमीटर की लंबाई इसकी हो चुकी है तो 180 किलोमीटर तक करने के लिए उसको 4500 साल लग जाएंगे। इसलिए इसकी जो एज है वो 4500 ईयर्स मानी जा रही है। द रिबन वीड कैन नॉट स्प्रेड इट्स सीड्स समथिंग दैट हेल्प्स प्लांट्स ओवरकम इन्वायरमेंटल थ्रेट्स। अब रिबन वीड जो है अपने बीज नहीं फैला सकती है। शार्क बे सीज फ्लक्चुएशंस। अब शार्क बे जो है वहाँ पे टेम्परेचर में भी फ्लक्चुएशन आते हैं, नमक का जो खारापन है, सैलिनिटी जो है पानी की, उसमें भी चेंजेस आते हैं, और वहाँ पे लॉट ऑफ लाइट कंडीशन चैलेंजिंग फॉर एनी प्लांट। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं किसी भी पौधे के लिए, और ये जो पौधा है ये 4500 साल से उसको बियर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द प्लांट इज़ लॉन्ग इनफ टू स्ट्रेच फॉर अ डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे। तो ये यानी कि ये जो पौधा है, ये प्लांट है, ये इतना बड़ा है कि ये मुंबई से पुणे तक फैल सकता है। रिबन वीड जो है वो 20,000 हेक्टेयर का इसने एरिया कवर किया हुआ है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट जो है धरती पे वो 43.6 हेक्टेयर का एक एस्पेन ट्री है, और जो भारत का सबसे बड़ा जो ट्री है वो ग्रेट बैनियन है, हावड़ा के बोटानिकल गार्डन में। सी ग्रास परफॉर्म्स ए वाइटल रोल इन द इन्वायरमेंट। अब सी ग्रास जो है प्रकृति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इफ सम ऑफ इट इज़ हार्डी इट इज़ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन इन अ वर्ल्ड थ्रेटन्ड बाय क्लाइमेट चेंज। इन इंडिया सी ग्रास इज़ फाउंड इन मैनी कोस्टल एरियाज। अगर भारत की बात की जाए तो सी ग्रास जो है आपको कई सारे एरियाज़ में मिल जाएंगी, चाहे गल्फ ऑफ मन्नार हो, पार्क स्ट्रेट हो, सब जगह पे आपको सी ग्रास मिलती है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग होम टू अ वैरायटी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स
सी ग्रास ट्रैप। अब देखिए सी ग्रास का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, तो जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए तो ये घर है ही सी ग्रास। साथ ही साथ ये जो सी ग्रास है, ये जो सेडिमेंट्स होते हैं और पानी को भी रोकती है ये मडी होने से, यानी कि पानी में जो मिट्टी मिलती है उसको बचाती है कि वो मिट्टी पानी में ना मिले और पानी मडी ना हो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर से, और कोस्टल इरोजन होने से भी बचाती है, यानी कि जो तट का जो कटाव है कोस्टल इरोजन है उसको होने से भी बचाती है कि कोस्टल इरोजन ना हो। नेक्स्ट आता है IRDAI, यानी कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक्सटेंड करा है यूज़ एंड फाइल प्रोसीजर टू हेल्थ एंड जनरल इंश्योरेंस प्लान्स। तो एक्सटेंडेड द यूज़ एंड फाइल प्रोसीजर टू ऑल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोसीजर। तो यूज़ एंड फाइल की बात की जा रही है कि आप यूज़ कर लो और फाइल करो, उसके बाद प्रोसीजर जो है जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, मोस्ट जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अंडर द फायर, मोटर, मरीन एंड इंजीनियरिंग। करेंटली अभी तक क्या करना होता था इंश्योरेंस कंपनीज़ को कि इंश्योरेंस फर्म्स हैव टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटर टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरेंस फर्म को कोई भी नया इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो उससे पहले उसको IRDAI से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब IRDAI का कहना ये है कि आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बिना परमिशन लिए भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आप उसको यूज़ करें और बाद में फाइल कर दें। तो यूज़ एंड फाइल अप्रोच अपनाया जा रहा है। इम्प्रूविंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द इंश्योरेंस सेक्टर बाय मूविंग फ्रॉम द करंट रिजीम requiring prior approval for launching the products to a regime where products could be launched without any prior approval। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाते हुए इंश्योरेंस सेक्टर में ये कहा जा रहा है कि जो अब तक हमें प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता था कंपनीज़ को, अब वो प्रायर अप्रूवल यानी कि पहले से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। IRDAI के चेयरमैन जो है वो इस टाइम पे देवाशीष पांडा हैं। कोरोना रक्षक पॉलिसी, जो कि अपना में एक स्टैंडर्ड बेनिफिट बेस्ड हेल्थ प्लान है जिसको लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर इन द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19 पैंडमिक, ये अपना आप में एक यूज़ एंड फाइल का एग्जाम्पल है। तो यूज़ एंड फाइल प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या है? कोरोना रक्षक पॉलिसी। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है और इंडियन गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। उसमें ये चाह रहे हैं जिस तरह से हम डायरेक्टली रेडियो सुनते हैं या जिस तरह से हमारे फ़ोन्स पे मैसेजेस आते हैं, इस तरह से हम फ़ोन्स में बिना इंटरनेट कनेक्शन के वीडियोस देख पाएँ, न्यूज़ सुन पाएँ या न्यूज़ भी देख पाएँ, यानी कि वीडियो स्ट्रीमिंग हो सके फ़ोन्स में बिना इंटरनेट कनेक्शन के। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और भारत का जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती, वो एक्सप्लोर कर रहा है फिजिबिलिटी ऑफ अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज टू ब्रॉडकास्ट वीडियो एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट डायरेक्टली टू मोबाइल फ़ोन्स। तो जो मल्टीमीडिया मिलेगा कंटेंट डायरेक्टली टू मोबाइल फ़ोन्स विदाउट नीडिंग एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, की बिना एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के आप चीज़ों को डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन पे ला सकते हैं। द टेक्नोलॉजी कॉल्ड डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग promises to improve consumption of broadband and utilization of spectrum। तो यानी कि टेक्नोलॉजी से ये कहा जा रहा है कि जो डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी होगी, इससे जो ब्रॉडबैंड का जो कंजम्पशन है उसके अंदर इंप्रूवमेंट निकल के आएगा। अब देखते हैं कि डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग क्या है। द टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ ब्रॉडबैंड एंड ब्रॉडकास्ट। अब देखिए ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब होता है कि ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि जैसे कि नॉर्मली जब हम टीवी ऑन करते हैं तो टीवी ऑन करने के बाद जो भी हमें चीज़ें दिखती हैं वो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू दिखती है कि बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें दिख रही हैं। मान लीजिए IPL का मैच हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जो बिना इंटरनेट की जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो ब्रॉडकास्टिंग है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ इंटरनेट के थ्रू आपको दिख रही है तो वो ब्रॉडबैंड की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट मिला दें, यानी कि कन्वर्जेंस कर दें ब्रॉडकास्ट एंड ब्रॉडबैंड का, यूजिंग विच मोबाइल फोन्स कैन रिसीव टेरेस्ट्रियल डिजिटल टीवी, तो इट वुड बी सिमिलर टू हाउ पीपल लिसन टू FM रेडियो। तो ये कुछ इसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से कि लोग बाग अपने फ़ोन्स में FM रेडियो सुनते हैं, उसी प्रकार से लोगों के फ़ोन पे वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएंगी बिना इंटरनेट कनेक्शन के। यूजिंग D2M टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया कंटेंट कैन ऑल्सो बी बीम्ड टू फोन्स डायरेक्टली। आइडिया जो है इस टेक्नोलॉजी के पीछे ये है कि इट कैन पॉसिबली बी यूज टू डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कंटेंट रिलेटेड टू सिटीजन सेंटरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जो जन साधारण के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है तो डायरेक्टली उन तक पहुंचाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इमरजेंसी अलर्ट्स के लिए किया जा सकता है और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन बी यूज टू ब्रॉडकास्ट लाइव न्यूज़, स्पोर्ट्स, अगर आपको लाइव स्पोर्ट्स चलाने हो न्यूज़ के लिए, इन सब के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है मोबाइल फ़ोन्स पे। द कंटेंट शुड स्ट्रीम विदाउट एनी बफरिंग। अब देखिए यहाँ पे जो कंटेंट होगा वो बिना किसी बफरिंग के होगा, क्योंकि यहाँ पे बफरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेट की वजह से आता है, यहाँ पे इंटरनेट का कोई मतलब नहीं है। द टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो अलाउ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज विद लिमिटेड और नो इंटरनेट एक्सेस टू वॉच वीडियो कंटेंट। तो वीडियो कंटेंट देखने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, अगर इस तरह से अवेलेबिलिटी हो जाएगी
तो वो आराम से वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है वो आती है कि बारकोड और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स पे। तो देखिए RFID टैग और बारकोड्स के ऊपर हमेशा सवाल पूछ सकते हैं कि RFID टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और बारकोड टेक्नोलॉजी न्यूज़ में है, तो अब इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं क्योंकि UPSC या जो स्टेट PCS है उनकी हिस्ट्री देखी गई है कि वो कभी कभी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं यानी कि जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनके ऊपर बहुत डीपली सवाल पूछ लेते हैं, तो वो हमें समझना ज़रूरी है। तो हम समझते हैं कि RFID टेक्नोलॉजी क्या है और बारकोड टेक्नोलॉजी क्या है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID एक वो टेक्नोलॉजी है दैट यूज़ रेडियो वेव्स टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई वेरियस टैग्ड ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो RFID वो टेक्नोलॉजी है जिससे कि टोल पे काम चलता है। गाड़ियों में जो हम आगे जो हमने RFID टैग लगा रखा है उसके वजह से ही पैसे कटते हैं। तो जो फास्टैग कार्ड लगा हुआ है वो अपने आप में RFID टैग है। और बारकोड क्या होता है कि आप अगर बाज़ार से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और वहाँ पे आप अगर ऐसे देखते हैं कि आपके उस प्रोडक्ट पे ऐसे लाइंस बनी हुई होती हैं, तो ऐसे जो लाइंस बनी हुई होती हैं और एक मशीन से जब कोई पर्सन उसको स्कैन करता है तो उससे बिल कट जाता है उसका, तो वो जो स्कैन करता है और ऐसे जो लाइंस खींची होती हैं इसको ही हम बारकोड बोलते हैं। तो ये जो बारकोड है और RFID टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो RFID जो है वो तो काम करती है रेडियो वेव्स पे। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक वायरलेस ट्रैकिंग मेथड है कि वायरलेस मेथड है ये दैट यूजेस टैग्स एंड रीडर्स टू ट्रैक ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपोंडर, रिसीवर, ट्रांसमीटर, ये 3 कंपोनेंट होते हैं RFID सिस्टम के। उसमें एक ट्रांसपोंडर होगा, एक रिसीवर होगा और एक ट्रांसमीटर होगा। नेक्स्ट आता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ RFID की बात करें तो अलग अलग तरह के RFID टैग्स कौन से हैं। एक तो पैसिव टैग है, एक सेमी पैसिव टैग है और एक एक्टिव टैग है। तो पैसिव टैग्स में के लिए कोई पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। दे एक्वायर देयर पावर फ्रॉम द रीडर्स इनकमिंग रेडियो वेव्स। तो इन जो रीडर्स की जो रेडियो वेव्स निकल के आती हैं उसी से वो पावर ले लेता है। सेमी पैसिव टैग जो होता है उसके अंदर एक इंटरनल सर्किट होता है जिसमें कोई पावर सोर्स होगा बट रिलाई ऑन द रेडियो वेव। ज़्यादातर वो रेडियो वेव्स पे डिपेंड करता है कि जिससे कि वो रिस्पॉन्स कर सके। इंटरनल सर्किट ऑफ द एक्टिव टैग इज पावर्ड बाय अ पावर सोर्स। और एक्टिव टैग के अंदर कोई पावर सोर्स देनी पड़ेगी यानी कि वहाँ पे कोई, चाहे आप सेल लगाएं चाहे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन दें, लेकिन कोई कनेक्शन देना पड़ेगा जिससे कि उनके अंदर पावर आ सके। पैसिव RFID टैग्स डू नॉट हैव अ बैटरी। पैसिव में कोई बैटरी नहीं होती और वो एक रीडर से ही पावर होगा यानी कि जो उस चीज़ को पढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं जो कार्स में लगा होता है, जो कार में फास्टैग लगा हुआ है तो आप उसके एग्जांपल देख सकते हैं कि उसको हमने कोई पावर का सोर्स नहीं दे रखा और वो सिर्फ कहाँ पे लगा हुआ है, वो गाड़ी की विंडशील्ड पे लगा हुआ है। तो जब भी आप किसी टोल के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे टोल पे जो रीडर लगा हुआ होता है वो उस फास्टैग को पढ़ लेता है RFID टेक्नोलॉजी से और फिर वो जो है वहाँ से आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और बूम बैरियर खुल जाएगा और आपकी गाड़ी चली जाएगी। बैटरीज आर बीइंग यूज टू पावर एक्टिव RFID टैग्स। तो बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है RFID टैग्स के लिए। इट ऑल्सो यूटिलाइजेज इट्स ओन पावर सप्लाई। जो लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स के भी RFID सिस्टम्स आते हैं। अब बात की जाए तो RFID तो हमने समझ लिया, बात आती है कि बारकोड क्या है। तो बारकोड एक प्रिंटेड सीरीज़ है, पैरेलल बार्स होती हैं, लाइंस होती हैं, यानी कि अगर आप इस तरह से देखें तो एक पैरेलल बार्स हैं, इस तरह से लाइंस होती हैं और वेरिंग विड्थ यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई डेटा इनपुट कराने के लिए होती हैं। ये बार्स जो हैं ये ब्लैक होती हैं और ना वाइट बैकग्राउंड। यानी कि अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी पे आपको सवाल में फंसाएगा कि जो बारकोड है, बारकोड में देखो आपको ब्लैक कलर भी दिखेगा, वाइट कलर भी दिखेगा, लेकिन वहाँ पे आप ये कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि वाइट के ऊपर ब्लैक है या ब्लैक के ऊपर वाइट है। तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे बैकग्राउंड वाइट है और वाइट बैकग्राउंड पे जो बार्स हैं वो ब्लैक कलर की हैं, तो वो वाइट बैकग्राउंड की हैं। एंड वेरी इन विड्थ एंड क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन दी एप्लीकेशन। तो बार्स रिप्रेजेंट करती हैं बाइनरी डिजिट्स को, 0 से लेके 0 एंड 1 को रिप्रेजेंट करती हैं और 0 to 9 प्रोसेस होता है उसमें। ये जो बारकोड्स हैं ये स्कैन की जाती हैं यूजिंग स्पेशल ऑप्टिकल स्कैनर्स, इनको बारकोड रीडर्स कहा जाता है, विच कम इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। मेजॉरिटी ऑफ दीज कोड्स यूज ओनली 2 डिफरेंट विड्थ्स ऑफ बार्स। तो ज़्यादातर 2 तरह की विड्थ का इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी 4 यूज़ की जाती हैं। और जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वेल नोन एग्जाम्पल है बारकोड का, वो QR कोड भी है। अगर हम RFID टेक्नोलॉजी और बारकोड का डिफरेंस देखें तो वो समझते हैं RFID जो है वो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती हैं, जबकि बारकोड जो है वो ब्लैक एंड वाइट पैटर्न का इस्तेमाल यूज़ करती है चीज़ों को पढ़ने के लिए। व्हेन प्रिंटेड ऑन पेपर और स्टिकी लेबल्स बारकोड्स आर मोर ससेप्टिबल टू वियर एंड। देखिए, अब देखिए बारकोड आपके चीज़ों के ऊपर बना हुआ होता है। मान लेते हैं आपने कुछ भी चीज़ अगर खरीदी मार्केट से, आप उस पर देखेंगे कि उस पर बारकोड बना हुआ है, तो अगर उसको किसी ने हटा दिया या वो प्रोडक्ट बहुत आप कह सकते हैं कि अच्छे से हैंडल नहीं किया गया, तो वो बारकोड में टूट आ सकती है या बारकोड ख़राब हो सकता है
बारकोड काम नहीं कर पाएगा। लेकिन RFID के अंदर ऐसा नहीं है। RFID एक प्लास्टिक लेबल होता है कि जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल है, किससे, बारकोड से। बारकोड जो है वो तो लाइन ऑफ साइट के अंदर होना चाहिए, RFID के साथ ऐसा नहीं है। यानी कि जब तक वो जो स्कैनर है वो बारकोड के ऊपर नहीं आएगा तब तक वो पढ़ नहीं सकते आप उसको, जबकि RFID टैग्स के लिए ऐसा नहीं है। अगर आप कार में देखेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली भी लाइन ऑफ साइट नहीं है, काफ़ी दूर से भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी दूर से भी वो RFID टैग पकड़ लेता है। RFID टैग्स एक्सपेंसिव हैं बारकोड के मुकाबले, ये बात तो सही है। RFID टेक्नोलॉजी जब अच्छी है तो RFID के जो टैग्स हैं वो भी कॉस्टली होंगे एज़ कम्पेरिजन टू बारकोड्स। कुछ न्यूज़ उत्तराखंड से देखते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे पहले देखें तो उत्तराखंड के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी बनाई गई थी, उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके जो चेयरमैन हैं, वो कौन है, वो हैं जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। तो इंपॉर्टेंट चीज़, एक सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में उत्तराखंड के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है उसके चेयरमैन कौन है, तो उसके चेयरमैन जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई हैं। उसके बाद आता है कि उत्तराखंड टू होस्ट 3rd एडिशन ऑफ एनुअल तितली उत्सव इन देवलसारी। तो देवलसारी में एनुअल यानी कि जो हर साल जो तितली उत्सव होता है उसका 3रा एडिशन होने जा रहा है। तो उत्तराखंड ने होस्ट किया है 3 दिन का एक बटरफ्लाई फेस्ट। इस फेस्ट का नाम देवलसारी तितली उत्सव है, जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देवलसारी टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे ये हर साल होता है, बटरफ्लाई उत्सव होता है या बटरफ्लाई फेस्ट होता है। द एरिया वेयर द तितली उत्सव इज़ हेल्ड, वो उसको क्रिएट किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है एक NGO के द्वारा। इसका नाम है देवलसारी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी। और ये जो है 3rd एडिशन है, ये हमने देख ही लिया। एक सेलिब्रिटी डिप्लोमेट थे सत्येंद्र लांबा, उनकी वो पास अवे हो गए हैं एट 81, यानी कि सत्येंद्र लांबा की डेथ हो गई है 81 एज में। वो बहुत ही फेमस डिप्लोमेट रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं। और रुस्तम 2 ये अपने आप में एक इंडिजिनस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ये एक UAV है, यानी कि जो एक एरियल व्हीकल है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि इस पर कोई पर्सन नहीं होता, ये अपने आप रिमोट से आप इसको चला सकते हैं। यानी कि ड्रोन है, एक तरह से हम ड्रोन इसको बोल सकते हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन है, और ड्रोन का नाम क्या है, रुस्तम 2। तो पूछा सकता है आपसे कि रुस्तम 2 अभी न्यूज़ में है, ये अपने आप में क्या है, तो ये अपने आप में ड्रोन है या अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो इसी के साथ कंप्लीट होते हैं 3rd जुलाई करंट अफेयर्स गाइस। इसमें कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको किस टॉपिक पे वीडियोस बनवानी है, कोई भी आपका डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को सभी को सॉर्ट आउट कर पाऊँ। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।